एक गांव में विलास नाम का आदमी रहता था। उसके पास एक पुरानी स्कूटर हुआ करता था। विलास एक राइस मिल में काम किया करता था। वो अपनी स्कूटर में राइस बैग डाला करता था। वो स्कूटर चलाते हुए जाते समय बैलगाड़ी साइकिल भी उससे तेज जाती थी। स्कूल के बच्चे उसे देखकर खिल्ली उड़ाते थे। आखिर में वो उन चावल की बोरियों को किराना शॉप में पहुंचाता था। एक किराना शॉप वाला, क्यों भाई, सुबह 10 बजे चावल की बोरियां लाने की जगह पे शाम को दुकान बंद करने के टाइम पे अगर लाके मेरे मुंह पे मारोगे तो मैं व्यापार कैसे करूंगा? आज तुम्हारे वजह से कितना नुकसान हुआ है क्या तुम्हें मालूम है? सॉरी सर, ट्रैफिक ज्यादा होने के कारण थोड़ा लेट हो गया। दोबारा ऐसा नहीं करूंगा ना, मुझ पे यकीन कीजिए। क्या हुआ? हमारे गांव में ट्रैफिक मतलब तेरे मुताबिक बैलगाड़ी साइकिल ही होगा ना। वो राइस मिल वाले चावल की बोरियों को अगर किसी गधे पे भी डाल देते तो वो तुझसे पहले आकर पहुंचा देता। जा जा यहां से। तो विलास अपनी जुबान को काटा। विलास रोज चावल की बोरियां लेट पहुंचाने की वजह से किराना शॉप वाले राइस मिल ऑनर बंसीलाल से शिकायत किए। एक दिन बंसीलाल विलास को बुलाकर, देख बेटा, तेरे पास बाइक है बोल के मैंने तुझे काम पे लगाया, लेकिन तेरी गाड़ी घंटे में 10 किलोमीटर से भी ज्यादा नहीं चलती है। ये बात मुझे अब मालूम पड़ी। तू इस स्कूटर पे राइस सप्लाई करते समय लोग दूसरे मिल से राइस खरीद कर खाना भी पका के खा जाते हैं। इसलिए तू ये स्कूटर बदल या फिर ये जॉब छोड़ दे। सर, ये स्कूटर मेरा बेस्ट फ्रेंड है। 10 साल पहले मेरे पिताजी ने इसे खरीद कर मुझे दे के मर गए। तब से ये एक ही मेरा सहारा है सर। अब इसका काम तमाम हो गया, इसलिए मैं इसे नहीं छोड़ सकता ना साहब। तेरे इस फालतू सेंटिमेंट के चक्कर में मैं लोगों के हाथों ऑइंटमेंट नहीं लगा सकता। तुझे और तेरे बाइक को एक नमस्कार, जा यहां से। विलास उदास होकर चला गया। कुछ दिन बीत गए। विलास के पास खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। एक दिन विलास अपने स्कूटर के ओर देखकर, ये स्कूटर जब तक मेरे पास है कोई मुझे काम नहीं देगा, लेकिन ऐसे सोच के इसे छोड़ भी नहीं सकता हूं ना। जितने बार भी इसे रिपेयर करने की कोशिश कर रहा हूं, इसका स्पीड ही नहीं बढ़ रहा है। इसे और क्या काम कर सकते हैं कहकर सोचने लगा। उतने में उसे एक अद्भुत उपाय सूझा। उस बाइक को तुरंत मैकेनिक छोटू के पास लेकर गया। छोटू को उसने कुछ बोला, ठीक है, तुम्हारा आइडिया मुझे पसंद आया, इसलिए जो तू बोल रहा है वैसा ही करूंगा, लेकिन बाद में मेरे पैसे मुझे दे देना, ठीक है ना? ठीक है। कुछ दिनों के बाद छोटू उस स्कूटर को एक ट्रैक्टर में बदल दिया। विलास वो स्कूटर ट्रैक्टर को लेकर किसानों के पास गया। उनसे, देखिए, आप में बहुत सारे लोग खर्चा ज्यादा होगा सोचकर ट्रैक्टर नहीं मंगवाते हैं, मेहनत करके बैलों से हल चलाते हैं। उससे आप लोगों को मेहनत के साथ साथ समय भी बर्बाद हो रहा है। इसलिए आप ट्रैक्टर वालों को दिए पैसों के आधा रकम मुझे दीजिए, मैं आपके खेत को जोतूंगा। किसान खुशी खुशी हाँ बोले। वैसे विलास उस स्कूटर ट्रैक्टर से खेतों को जोतने लगा। आसपास गांव के किसानों को भी जब ये बात मालूम पड़ी तो वो भी विलास के हाथों खेत जुतवाना शुरू किए। वैसे विलास बहुत पैसा कमाने लगा। जल्दी ही उसने शादी भी की। विलास रोज उस स्कूटर का प्रणाम करता था। ऑटो बोट, ये जलपरी नगर है। इस नगर में विनोद नाम का ऑटो वाला हुआ करता था। एक बार रेलवे स्टेशन के पास, हाँ आओ भाई आओ, यूं पुकार रहा था। एक आदमी आकर, बाबू केदार नगर जाना है, चलो। फिर वे दोनों ऑटो में निकलते ही रास्ते पर बहुत सारे गड्ढे थे। ऑटो जब गड्ढों पर से जा रहा था, ये क्या भाई, रोड इतना खराब है, ठीक से रोड तक नहीं है यहाँ। ये तो कुछ नहीं सर, अभी तो गर्मी का मौसम है, बारिश का मौसम आया तब पूरा रोड पानी में डूब जाएगा। अगले दिन चौपाल के पास एक नेता, मेरे प्रिय लोग, आपको पता है कि मैं सिर्फ बात करने वाला नेता नहीं हूँ, तो आपकी अगर कोई समस्या है तो मुझे बताओ, मैं तुम लोगों की समस्या दूर करूंगा। एक खड़े होकर, श्रीमान,
पिछली बार यानी 5 साल पहले जब हमारी समस्या क्या है बताओ कहने कहा तो हमारी गांव की समस्या को अच्छे से बताए, मुख्य रूप से रोड की समस्या के बारे में बताए, लेकिन अब तक तो उसके लिए कोई कदम नहीं उठाए। जरूर इस बार हमारी पार्टी अगर इलेक्शंस में जीत गई तो तुरंत आप लोगों की समस्या दूर करूंगा। उस नेता के चले जाने के बाद विनोद, इन नेताओं पर विश्वास करके नहीं बैठना चाहिए, कुछ ना कुछ करना होगा। हम क्या कर सकते हैं बताओ? हमारे पास पैसे कहाँ हैं? सरकार पर भरोसा करने के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। अगले दिन तेज बारिश हुई। गांव में सारे रोड पर पानी भर गया। विनोद अपने ऑटो को बारिश में भीगते हुए देखकर सहन नहीं कर सका। इतने में बगल में कुछ बच्चे पेपर बोट बनाकर पानी में खेलते हुए देखा। इस बोट की तरह अगर मेरा ऑटो भी तैर पाता तो कितना अच्छा होता, सोचा। फिर विनोद अपने ऑटो के दोनों तरफ प्लास्टिक ढक्कन लगा दिए। बस ऑटो फिर पानी में तैरने लगा। फिर विनोद अपना ऑटो स्टार्ट करके गली गली में जब घूमने लगा तो सब देखकर हैरान रह गए। विनोद फिर बच्चों को और बाकियों को आसानी से नदी के इस किनारे से दूसरे किनारे पार कराते हुए देखकर बाकी के ऑटो वाले भी अपने ऑटोस को ऑटो बोट में बदल दिए। कुछ दिनों बाद फिर से जब चौपाल पर नेता स्पीच दे रहा था तो अचानक तेज बारिश हुई। अरे बहुत तेज बारिश होने वाली है, चलो चलते हैं, कहकर पास वाले घर पर गए। अब मुझे जल्दी अपने गांव पहुंचना है। कैसे पहुंचूं? और कैसे? अपने बनाए हुए रोड पर से जाना होगा, और क्या। वो सुनकर नेता चकित रह गया। बाबू विनोद बेटा, नेताजी को अपने ऑटो में उनके घर के पास छोड़कर आ जाओ। अरे अरे क्यों? जब बारिश रुक जाएगी तब आराम से चला जाऊंगा मैं। अब ऐसे जाऊंगा तो पता नहीं कहाँ पे खड्डा होगा, क्या है। तो फिर हम अब तक अपने परेशानी के बारे में बता रहे थे तो आपने परवाह ही नहीं की। अब नहीं चलेगा, चलिए, कहकर अपने ऑटो बोट को लेकर आया। बाप रे, ये क्या ऐसा अजीब सी गाड़ी है? मैं इस पर नहीं चढ़ूंगा, मुझे छोड़ दीजिए। कुछ भी नहीं होगा, आप हमारी मदद ना भी करे तो हमें जीना आता है, कोई बात नहीं, चढ़िए, कहकर ऑटो बोट को चालू किया। नेता के फिर ऑटो बोट में बैठते ही विनोद बहुत ध्यान से पानी के उस तरफ उन्हें लेकर गया। नेता तालाब पार करते ही, मुझे माफ करो, बात जब तक मुझ पर नहीं आई मुझे समझ नहीं आया कि तुम लोगों को कितनी परेशानी हो रही होगी। मैं तुरंत अपने हाई कमांड से बात करके इसका उपाय दिलाऊंगा। फिर बहुत कम दिनों में ही ये गांव में अच्छे रोड्स बन गए। पुलिस और बाइक। उस गांव का नाम था गोविंदपुर। उस गांव में जग्गू नाम का चोर रहता था। जग्गू एक बार एक शॉपिंग मॉल से बाहर निकला। धत तेरी, यह डिजिटलाइजेशन जब से आया है हम जैसे तो बेरोजगार हो गए हैं। जेब में कम से कम 100 रुपए भी नहीं रखते हैं लोग। अपना फ्यूचर के बारे में सोचता हूँ तो मुझे डर लगता है, कहते हुए अपने बाइक के पास गया। जैसे ही जग्गू बाइक के पास गया तो एक ट्रैफिक कांस्टेबल ने आकर नो पार्किंग में बाइक को पार्क किया है, 1000 रुपए जुर्माना भरो। सर 1000 रुपए? आजकल मेरी आमदनी इतनी नहीं है सर, कहां से भरूं? 1000 रुपए नहीं भर सकते तो मुझे 150 रुपए दे दो, मैं संभालूंगा। उसने 150 रुपए दिए। इनका धंधा अच्छा है, वो ठाट से लूट रहे हैं। ये धंधा बढ़िया है, कल से हम भी ट्रैफिक पुलिस बन जाते हैं। अगले दिन ट्रैफिक पुलिस का यूनिफॉर्म पहनकर हाथ में एक नो पार्किंग वाला बोर्ड लेकर एक जगह जाकर उसने वो बोर्ड को रखा। कुछ घंटे बीत गए, कोई नहीं आया। तब जग्गू, ये क्या, काफी मेहनत करके ट्रैफिक पुलिस का यूनिफॉर्म किराए पर लिया और रातों रात ये नो पार्किंग वाला बोर्ड तैयार किया, पर कोई नहीं आ रहा है, ऐसा उसने सोचा। तभी जग्गू ने एक बड़ा होर्डिंग देखा, उस पर लिखा था वेयरएवर यू गो आई फॉलो। अरे वाह, क्या आइडिया है, वेयरएवर यू गो आई फॉलो। मैं भी यही करता हूँ, जहां भी पार्किंग होगा आई फॉलो। थैंक यू गॉड, लव यू, कहकर चला गया। नो पार्किंग बोर्ड लगाकर एक बाइकर से, हेलो
नो पार्किंग में पार्क किया है, जुर्माना भरो। सर, मैंने जब यहाँ पार्क किया था तब नो पार्किंग बोर्ड नहीं था। क्या बात करते हो? बोर्ड का पेंट खराब हो गया था, उसे नया पेंट लगवा कर लाया हूँ। ये तो ज्यादती है सर। वैसे मेरे पास आरसी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, लाइसेंस सब है सर। ये सब मैं नहीं जानता। तुम जुर्माना भरो 150 रुपए। बाइकर ने हार कर 150 रुपए भर दिया। एक और दिन जग्गू ने जहां बहुत सारी गाड़ियां पार्क थीं, वहां नो पार्किंग का बोर्ड लगाया। वहां जग्गू से एक कार ओनर, ये क्या है सर, आजकल जहां जी में आए नो पार्किंग बोर्ड लगा देते हैं। जब मैंने यहाँ कार पार्क किया था तब ये नो पार्किंग बोर्ड नहीं था, हवा में गिर गया होगा। पहले आप जुर्माना भरें, कहकर पैसे ले लिया। यूं जग्गू की कमाई खूब चलने लगी। एक बार जग्गू ने एक जगह नो पार्किंग बोर्ड लगाकर एक बाइकर से, हेलो मिस्टर, नो पार्किंग में पार्क किया है, जुर्माना भरो। तू कौन है? जानता है मैं कौन हूँ? मैं इस एरिया का एसआई हूँ। मुझे जुर्माना भरने के लिए कह रहे हो? वैसे तुम्हारा स्टेशन कौन सा है? एसआई हैं तो क्या हुआ सर, रूल्स तो सबके लिए एक ही हैं। मुझे रूल सिखाते हो? वैसे 30 फुट के रोड पर नो पार्किंग का बोर्ड कैसा? वैसे तुम्हारा यूनिफॉर्म भी सही नहीं है। यूं करते करते उसने पहचान लिया कि ये कौन है। क्यों बे जग्गू, तुमने फिर अपना धंधा शुरू कर दिया? इस बार यूनिफॉर्म पहनकर लूटना शुरू कर दिया। चलो थाने। कहकर उसे जेल में डाला।